तो आप सभी का स्वागत है साइंस मित्र सजल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। और आप सभी ने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा इस वीडियो का तो आप लोग इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं जो लेक्चर 1 में पढ़े थे वोल्टियर सेल क्या होता है, उस वोल्टियर सेल के टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वोल्टियर सेल जो पढ़े थे, पिछला वाला जो वीडियो था इसका लेक्चर नंबर 1, उसमें पढ़े थे कि उसका एग्जाम्पल था जिंक और कॉपर को लेकर। इसका और अन्य एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं वो देखने वाले हैं। जो जिंक और कॉपर लेके किए थे, उसके अलावा आप चाहे तो इसको Ni निकल और Ag आर्गन को लेकर भी कर सकते हैं, और क्रोमियम और प्लेडियम को लेकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो जिंक था वो एनोड की तरह काम कर रहा था और कॉपर जो था वो कैथोड की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा। यहाँ पर जैसे जिंक एनोड था, यहाँ पर Ni एनोड होगा, और Cu कैथोड था तो यहाँ पर Ag कैथोड होगा। ठीक, वो भी इसी प्रकार है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग निरूपण कैसे करते हैं। जो वोल्टियर सेल बनाए थे उसको हर बार तो हम लोग 2 पात्र लेकर निरूपण नहीं कर सकते हैं, तो उसको निरूपण करने के लिए तरीका क्या है। जैसे यहाँ पर जिंक क्या है, एनोड है, तो इसका क्या होगा, जिंक का ऑक्सीकरण होगा एनोड पर। तो जैसे जिंक है ये सॉलिड स्टेट पर है, ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्सीकरण होकर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये एक्वस स्टेट बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें बीच में एक लाइन से इसके रिएक्शन के स्टेट को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। और बीच में लवण सेतु था तो यहाँ पर 2 लाइन से दिखाते हैं। और उसके बाद कैथोड पर कौन था, कॉपर था। कॉपर का क्या हो रहा था, Cu2+ से क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, क्योंकि कैथोड पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, और कॉपर अपचयन होकर क्या बना रहा था, Cu सॉलिड स्टेट पर बना रहा था। तो सेल का निरूपण कैसे करते हैं, इसी प्रकार करते हैं। इसका एक जनरल सूत्र बनाना चाहे तो, जैसे कि एनोड के जगह पर यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक जनरल सूत्र है ये। इस प्रकार लेफ्ट साइड में हमेशा ध्यान देंगे कि लेफ्ट साइड में एनोड को लिखा जाता है, और राइट साइड में यहाँ पर बीच में 2 लाइन से हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, कैथोड और एनोड को। यहाँ पर ये लवण सेतु को दिखाता है, और लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले पात्र बना लेंगे एक। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोड इस पात्र पर, ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे क्या होता है। यहाँ पर जो पात्र है इस पर कोई विलयन है, विद्युत अपघट्य है। ठीक है, ये कोई छड़ है जो इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रहा है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव है इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि इस इलेक्ट्रोड और ये विद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है मान लिए, तो एनोड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान होता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जो आवेश का स्थानांतरण होता है वही तो विभवांतर होता है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उपचयन विभव और अपचयन विभव आता है। उपचयन विभव क्या होता है और अपचयन विभव क्या होता है। अपचयन विभव, तो उपचयन विभव क्या होता है। यहाँ पर उपचयन विभव कौन सा पात्र में होगा, जैसे कि यहाँ पर
कोई इलेक्ट्रोड होगा जो एनोड की तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। मान लिए जिंक का छड़ है, ठीक है, ये जिंक का छड़ है तो क्या करेगा, यहाँ पर ये Zn2+ बनाएगा। तो Zn2+ बनाएगा मतलब कि Zn से क्या करेगा, Zn2+ बनाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो उपचयन विभव कहलाता है। और अपचयन विभव में क्या होगा, जैसे कि पात्र में Cu का छड़ ले लिए, Cu का, तो ये क्या होता है, Cu क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब कि Cu2+ जो है वो जाता है और Cu बनाता है। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, ये Cu बनाता है। तो ये क्या होगा, अपचयन विभव होगा। और ये क्या होगा, उपचयन विभव होगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये त्याग करके उपचयन विभव बनाता है, कौन, ये जिंक। और यहाँ पर जो Cu है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बनाता है, तो ये अपचयन विभव हो गया। यहाँ पर मतलब इसका मतलब क्या होगा, इस छड़ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो अपचयन विभव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है। तो यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा उपचयन विभव, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव को जान लिए, उसके बाद उपचयन विभव क्या होता है और अपचयन विभव क्या होता है ये जान लिए, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पर पहला नंबर में क्या है, सक्रिय इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो सक्रिय इलेक्ट्रोड वैसा इलेक्ट्रोड जो अभिक्रिया तो संपन्न करता है, लेकिन अभिक्रिया के साथ साथ क्या करता है, ये स्वयं भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अभिक्रिया के साथ स्वयं भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और यहाँ पर जो अक्रिय इलेक्ट्रोड है ये क्या करता है, ये सिर्फ क्या करता है, अभिक्रिया को संपन्न करता है, ये खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड भाग नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पर सक्रिय इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, यहाँ पर जिंक इसका एग्जाम्पल में हो सकता है, और पर हो सकता है Fe हो सकता है, Al हो सकता है, Mg हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अक्रिय का क्या हो जाएगा, जो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो इसका एग्जाम्पल में Au हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Pt हो जाएगा, ठीक है, आदि, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रोड विभव के माप की निर्भरता। तो जो इलेक्ट्रोड विभव है इसका जो मान है ये किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों की प्रवृत्ति पर। अभी हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोड जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय इलेक्ट्रोड, एक अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोडों की प्रवृत्ति पर, ठीक है। और दूसरा किस चीज़ पर निर्भर करता है, तापमान पर, ठीक है, तापमान पर। और तीसरा किस चीज़ पर निर्भर करता है, जो विलयन है, जो विद्युत अपघट्य है उसमें कितना आयन वियोजन हो रहा है उसकी संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलयनों की सांद्रता पर, विलयनों की सांद्रता पर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों पर इलेक्ट्रोड विभव के माप की निर्भरता होती है। अब यहाँ पर टॉपिक आता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो इलेक्ट्रोड विभव अभी हमने पढ़ा है उसका ही जस्ट एक कंडीशन है, जबकि सब चीज़ों को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब किसी अर्ध सेल में जब किसी इलेक्ट्रोड
को 1 मोल सांद्रता वाले विद्युत अपघट्ट में रखा जाता है जब किसी अर्धसेल में इलेक्ट्रोड को 1 मोल सांद्रता वाले विद्युत अपघट्ट में रखा जाता है तथा तापमान 298 केल्विन होता है तो बनने वाला इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो हमने देख लिया। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पर क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से रिप्रेजेंट करते हैं तो मानक अपचयन विभव जो होता है उसको दर्शाने का क्या तरीका होता है। यहाँ पर अपचयन के लिए क्या होता है, उसमें कोई N+ चार्ज है, वो जो है उसके बाद क्या हो गया, E0 M हो गया, क्योंकि अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। यहाँ पर N+ एक जनरल स्थिति को दर्शा रहा है, तो मानक अपचयन की स्थिति में हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और उपचयन की स्थिति में, मानक उपचयन की स्थिति में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये तो न्यूट्रल था, उसके बाद क्या हो गया, उपचयन होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो यहाँ पर कोई जनरल स्थिति में N+ इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो मानक उपचयन विभव लिखने के लिए ये होता है और मानक अपचयन विभव के लिए ये वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो मानक उपचयन विभव और मानक अपचयन विभव मतलब कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP बराबर होता है SRP के, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है, SOP SRP के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो परिमाण है, जो मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव और मानक उपचयन विभव जो है, उपचयन विभव जो है, इन दोनों का केवल क्या बराबर होता है, परिमाण बराबर होता है। मतलब SOP का परिमाण SRP के परिमाण के बराबर होता है। इन दोनों का साइन जो होता है वो अपोजिट होता है। यहाँ पर अगर SOP पॉजिटिव है, -2 है, तो SRP +2 होगा, लेकिन दोनों का जो परिणाम है, मैग्नीट्यूड है, वो 2 ही होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। ठीक है, तो मानक उपचयन विभव मानक अपचयन विभव के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है, यहाँ पर लिखेंगे IUPAC ने, इंडियन यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC ने मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना है। ठीक है, IUPAC ने मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोड विभव पढ़े, जब हम लोग मानक अपचयन विभव किसी अर्धसेल का ज्ञात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई सेल है, अर्धसेल का मतलब क्या है, इसमें एक पात्र है और एक इलेक्ट्रोड है, ये अकेला सेल अर्धसेल कहलाता है। तो यहाँ पर जो इस सेल का हम लोग अपचयन विभव ज्ञात करेंगे, मतलब ये जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके बाद जो विभव बनाएगा वो अपचयन विभव होता है। तो जो अपचयन विभव बनाएगा वो इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। ये क्यों होता है, तो जो IUPAC ने एक माना चाहिए होगा, किसी चीज़ को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पैमाना बनाते हैं।
तो यहाँ पर जो IUPAC है उन्होंने क्या किया है, जो मानक अपचयन विभव है उसी को ये लोग मान लिया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो मानक अपचयन विभव के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ा। ठीक है, तो कोई भी जो अर्ध सेल है उस अर्ध सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव तो हम लोग जान सकते हैं, लेकिन उस अर्ध सेल का सेल विभव हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो अर्ध सेल का सेल विभव ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ा, मानक हाइड्रोजन विभव का ज़रूरत पड़ा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का ज़रूरत पड़ा। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको IUPAC ने कितना माना है, 0 मान लिया है। इसका 0 हालांकि प्रैक्टिकल वैल्यू 0 नहीं होता है, लेकिन इसको मेज़र करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान कितना मान लिया है, 0 मान लिया है। ठीक है, तो इसका ज़रूरत हमने आपको अभी बताया कि इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ा। तो अर्ध सेल जो है उसको हम लोग अकेले नहीं ज्ञात कर सकते हैं, अर्ध सेल का जो सेल विभव है, तो उसके लिए हमने मानक हाइड्रोजन को उसके साथ जोड़ेंगे। अगर अर्ध सेल के साथ तो हम लोग पूरे सेल का सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू है वो तो 0 है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, जो अर्ध सेल जोड़ेंगे इसके साथ उसका हमें सेल विभव प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया। तो इसको अब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है उसको समझेंगे डिटेल में। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको यहाँ पर बना दिया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र, तो इसको समझेंगे। यहाँ पर क्या है, एक विलयन है, एक पात्र है, इस पात्र में क्या है, HCl है। ठीक है, इस पात्र में HCl है जिसकी सांद्रता क्या है, 1 मोलर 1 मोलर है। तो इस विलयन में क्या किए हैं, कांच की ट्यूब है जिस पर क्या है, कांच के ट्यूब के अंदर में एक PT की पन्नी है, प्लेटिनियम ब्लैक से लेपित PT की पन्नी है, और ये क्या है, इसके साथ प्लेटिनियम की एक तार है। ठीक है, और यहाँ पर जो कांच की नली है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को भरा जा रहा है, कितना दाब पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 1 ATM दाब पर है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को इस कांच की ट्यूब में भरा गया है। तो इस प्रकार जो चित्र होता है वो किसके लिए होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस प्रकार चित्र होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ताप है वो ताप कितना लेंगे, 298 केल्विन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने बताया है कि जो SOP है और जो SRP है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, मतलब परिमाण जो होता है वो सेम होता है। और IUPAC ने जो SOP है और SRP है इन दोनों का मान 0 माना है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग अन्य धातुओं के सेल विभव को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, और क्या लिखेंगे, इसका उपयोग एनोड व कैथोड दोनों के रूप में किया जा सकता है, दोनों के रूप में किया जा सकता है। यदि एनोड के रूप में उपयोग करें, एनोड के रूप में उपयोग किया जाए
उपयोग किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, एनोड का मतलब क्या है, वहाँ पर वो ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर जो PtH2 है, गैस स्टेट में है, ये क्या होगा, उपचयन होने के बाद ये H+ में एक्वस स्टेट 1 मोलर सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा। तो एनोड के रूप में उपयोग करें तो इस प्रकार परिवर्तित होगा, और अगर कैथोड के रूप में उपयोग किया जाए, कैथोड के रूप में उपयोग किया जाए तो क्या होगा, जो इसका रिवर्स चलेगा, फिर H+ जो है एक्वस से 1 मोल सांद्रता में वो अपचयन होने के बाद क्या हो जाएगा, वो H2 वो क्या हो जाएगा, H2 गैस बना देगा और Pt, ठीक है। तो इस प्रकार जब कैथोड के रूप में उपयोग करेगा तो इस प्रकार लिखेंगे, और जब एनोड के रूप में उपयोग करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसको किसी सेल के साथ कनेक्ट करके, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब SHE एनोड के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये SHE है, और यहाँ पर जो छड़ है ये किस चीज़ का है, कॉपर का है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको इतना हो सकता है आसानी से समझ में ना आए। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका फर्स्ट लेक्चर देख लें, क्योंकि उस लेक्चर में हमने आपको ये जो सेल का कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनोड के रूप में उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर ये कैथोड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अभी आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ पर ये एनोड के रूप में ही उपयोग क्यों किया जा रहा है, तो इसका उत्तर ये है कि हमारे पास क्या होता है, एक रासायनिक श्रेणी होता है, जैसे कि आपने क्लास 10 से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो श्रेणी है ये अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, ठीक है। तो इस प्रकार जो कॉपर आता है, कॉपर से ऊपर में हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन ऊपर में आता है तो उसका अभिक्रियाशीलता ज़्यादा, और कॉपर का अभिक्रियाशीलता क्या है, कम है। तो यहाँ पर जिसका अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, और इलेक्ट्रॉन का दान कहाँ होता है, एनोड पर होता है। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनोड के रूप में उपयोग किया जा रहा है, और Cu को इसलिए यहाँ पर कैथोड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये तो एनोड के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर H+ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, Cu2+ जो है, Cu2+ इस पात्र से कहाँ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाएगा, तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेल को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लवण सेतु का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या भरा हुआ रहता है, अगर जेली भरा हुआ रहता है, अगर जेली। इसके रूप में यहाँ पर क्या हो सकता है, KCl एग्जाम्पल में ले सकते हैं इसको। यहाँ पर ये पहले से पॉजिटिव है, पॉजिटिव का यहाँ पर अधिकता है, तो यहाँ पर क्या आता है, Cl- आता है। यहाँ पर जब पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पर SO4- नेगेटिव की अधिकता हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K+ आएगा। तो इस प्रकार जब सेल ख़त्म हो जाएगा, मतलब सेल की अभिक्रिया रुक जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर लवण सेतु आकर इस सेल की अभिक्रिया को चलाएगा। इस प्रकार जो सेल है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो इसलिए हम लोग लवण सेतु का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर इस सेल का जो हम लोग क्या ज्ञात करना चाहते हैं, पूरे सेल का सेल विभव ज्ञात करना चाहते हैं, सेल का पोटेंशियल ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। मतलब राइट माइनस लेफ्ट होता है, राइट साइड पर क्या होता है, कैथोड होता है, और लेफ्ट साइड पर क्या होता है, एनोड होता है। तो कैथोड माइनस एनोड इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसको जैसे ही जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आता है वो कितना आता है, इस सेल को जोड़ने के बाद आता है 0.34। यहाँ पर आपको ये याद नहीं करना है, यहाँ पर एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। तो सेल का रीडिंग कितना आया है, 0.34 रीडिंग आया। और हम लोग जानते हैं एनोड के रूप में यहाँ पर किसका उपयोग किया गया है, हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है। इसका मान तो IUPAC ने 0 माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E0 कैथोड में क्या है, कैथोड में यहाँ पर क्या है, कॉपर है।
तो कॉपर जो है कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, तो Cu2+ से क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा, माइनस एनोड पर कौन है, हाइड्रोजन है, इसका मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu + Cu, मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव निकला वो कितना निकला, 0.34 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का क्या हो गया, कॉपर का यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव किसकी सहायता से हम लोग ज्ञात कर लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि हम लोग अर्धशील का के लिए ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो इसकी सहायता से हम लोग ज्ञात करें, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड के रूप में उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर कैथोड के रूप में क्यों उपयोग होता है, यहाँ पर कैथोड में ही क्यों आता है, तो इसका आंसर है कि Zn जो है उसकी क्रियाशीलता जो है वो हाइड्रोजन से अधिक है, और जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी वो क्या होगा, एनोड के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, Zn-SO4 के विलयन में जो जिंक का ये क्षण है वो Zn2+ बाहर आता है, और यहाँ पर ये जो क्षण है ये नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो H+ है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका जो क्षण है ये यहाँ पर कैथोड के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पर अपचयन होता है, तो H+ जो है वो इस क्षण में आता है और पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, HCl है, 1 मोल सांद्रता में है। ठीक है, और यहाँ पर जो लवण सेतु है इसमें क्या है, KCl भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब H+ चल जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, Cl- का अधिकता हो जाता है, तो यहाँ पर उसको बैलेंस करने के लिए K+ आता है लवण सेतु से, और यहाँ पर Zn2+ की अधिकता होता है तो फिर Cl- आता है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि जो लवण सेतु है ये सेल को लॉन्ग टाइम चलाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड के रूप में जब उपयोग किया जाता है तो इनोट सेल जो है ये जानते हैं क्या होता है, इनोट कैथोड बराबर होता है, इनोट कैथोड माइनस होता है इनोट एनोड। ठीक है, तो इनोट सेल इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड के बराबर होता है, और कैथोड में यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, तो H+ से H2 बन रहा है, यहाँ पर H+ से H2 बन रहा है। ठीक है, माइनस एनोड पर कौन है, जिंक है, जिंक में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पर Zn से Zn2+ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर IUPAC ने इसको क्या माना है, 0 माना है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव है वो 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर जब रीडिंग लेते हैं हम लोग क्या होता है, जो ये सेल बना, इस सेल में जब हम लोग वोल्टमीटर को जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो आता है रीडिंग वो आता है 0.76 आता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आसानी से इनोट एनोड यानी कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 0.76 बराबर इनोट Zn से Zn2+। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक का जो विभव निकलता है, जिंक का जो उपचयन विभव निकलता है वो क्या होता है, माइनस का 0.76, और इसी जिंक को अगर हम लोग इस प्रकार लिखें, अपचयन विभव के रूप में अगर लिखें, Zn2+ से Zn में लिखें तो ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, यानी कि 0.76 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग जिंक को किसके रूप में, अपचयन विभव के रूप में, Zn2+ से Zn में, तो फिर क्या हो जाएगा, 0.76 हो जाएगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि SOP जो होता है वो SRP के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, लेकिन साइन का क्या होता है, प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी सहायता से हम लोग किसी भी सेल को इस प्रकार जोड़ के उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है, जो भी हमने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसका लेक्चर नंबर 3 पर।